नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल और मैं हूं जय शर्मा। कमल की खास पेशकश हमारे आसपास समय के आर पार में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं गुजरात के उस राउट्स की कि जिसकी एक घटना कोई भूल नहीं सकता। भले ही यह संयोग है, यह एक संयोग है, लेकिन 15 अगस्त को जब लाल किले से महिलाओं के सम्मान का पाठ पढ़ाया जा रहा था, तब गोधरा में पेड़े बढ़ रहे थे। वजह थी एक बार फिर खबरों में बिल्किस बानो गैंगरेप का मामला। गुजरात दंगों के दौरान हुए जघन्य अपराध की सामूहिक हत्या, पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और 3 साल की बच्ची समेत 14 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले 11 आरोपी चोरी छिपे नहीं, गोधरा जेल से चोरी छिपे नहीं, बल्कि दिन दहाड़े बाहर आए थे। भले ही ये इत्तेफाक है, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश में महिलाओं के सम्मान की बात कही, उसी दिन गुजरात दंगों के दौरान एक महिला के साथ गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या करने वाले 11 दोषी माफी मिलने के बाद गोधरा की एक जेल से बाहर आ गए। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सबसे चर्चित मामलों में से एक बिल्किस बानो गैंगरेप और मर्डर केस एक बार फिर सामने आया है। हम जिस समाज में रहते हैं, वहां बलात्कार पीड़िताओं के लिए एक बार फिर सामान्य जीवन जीना इतना मुश्किल हो जाता है कि उसके लिए असंभव शब्द कम पड़ जाता है। और इसलिए इतने सारे ऐसे मामले हैं कि महिलाएं इसे गूंगा मुंह से बर्दाश्त कर लेती है। बात कभी सामने नहीं आती, सिर्फ समाज का डर, और शायद इसलिए अखबारों की संपादकीय नीति कहती है कि जब हम खबर लिखते हैं तो रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो इसके लिए सजा का भी प्राधान्य है। इन सब के बावजूद अगर गैंगरेप का यह मामला, जिसमें उसके परिवार की भी हत्या कर दी गई थी, पीड़िता के नाम से जाना जाता, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि यह मामला कितना जघन्य होगा। अपराध करने वाले आरोपियों ने कितनी क्रूरता की होगी, अपराधियों में किस तरह का मानसिक विकार पैदा हुआ होगा। अगर कोई राज्य सरकार इस मामले में सजा माफ कर देती है तो निश्चित तौर पर इस पर चर्चा होने वाली है। Reacting to the growing state of unrest in Gujarat, Prime Minister Narendra Modi on Wednesday appealed to the people of the state to maintain peace and uphold the values of democracy. Violence does not benefit anybody. Everyone must work together for development, and it is through development that we can serve the people, especially the poor. Every issue can be solved through dialogue, the Prime Minister said in a public message. He also added that violence on the land of Mahatma Gandhi is wrong and nothing can be achieved through it. The Prime Minister asserted that Gujarat has always been on the road to development and the mantra for that has been peace. He ended the message appealing once again to the people of Gujarat to uphold the values of democracy and shun violence in all forms. हम बात कर रहे हैं 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिल्किस बानो गैंगरेप और सामूहिक हत्या मामले की। बिल्किस बानो इस नाम के मामले में जब बात आती है तो एक पीड़ित महिला को जिस दर्द से गुजरना पड़ता है, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। 15 अगस्त को जब लाल किले से महिलाओं के सम्मान का पाठ पढ़ाया जा रहा था, तब गोधरा में पेड़े बांटे जा रहे थे। वजह, खबरों में एक बार फिर बिल्किस बानो का मामला था। पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने और 3 साल की बच्ची समेत 14 लोगों की निर्मम हत्या करने वाले 11 आरोपी चोरी छिपे नहीं, गोधरा जेल से चोरी छिपे नहीं, दिन दहाड़े बाहर आए। यहां आरोपियों के माथे पर तिलक लगाया गया, उन्हें मिठाई खिलाई गई। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने एक युद्ध जीत लिया हो। आरोपियों में जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई वाहोनिया, प्रदीप मोरठिया, बाका भाई बाहोनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना शामिल है। आरोपी राधेश्याम शाह ने सजा में राहत की गुहार लगाई थी। इन लोगों की रिहाई के बारे में जब गुजरात सरकार से सवाल किया गया तो गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार ने एक अखबार को बताया कि माफी देते समय 14 साल की कैद, उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में आचरण जैसे कारणों को ध्यान में रखा गया है। एक शब्द को रोकने और सोचने की जरूरत है।
वह अपराध की प्रकृति है। क्या आप जानते हैं कि इन दोषियों द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति क्या थी? मामले के मुताबिक घटना की शुरुआत 27 फरवरी 2002 को हुई थी। उस दिन गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास भीड़ ने साबरमती एक्सप्रेस के कोच में आग लगा दी थी। नतीजत कार सेवकों से भरी ट्रेन में सवार 59 लोगों की मौत हो गई, जिसकी प्रतिक्रिया में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। हर जगह अल्पसंख्यक संस्थाओं और लोगों को निशाना बनाया गया। पीड़ित बिल्किस का परिवार दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में रहता था। बिल्किस उस समय 5 महीने की गर्भवती थी। उस समय भड़की हिंसा के डर से बिल्किस का परिवार कुछ अन्य लोगों के साथ गांव छोड़कर चला गया। जजमेंट है, सबको स्वीकार्य करना ही पड़ता है और वो बंधनकारक है, सबके लिए बंधनकारक है। जो 11 आदमी से जिनको फांसी की सजा हुई थी उसको कॉम्यूट करके नामदार हाईकोर्ट ने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया है। खास करके कंपल्सेशन की जो बात है, हाँ, जो कॉम्पेंसेशन में नामदार हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपया, जो गुजर गए उनको 10 लाख रुपया और बाकी लोग जो ईजा हुई थी उनको उनकी ईजा के हिसाब से वर्ता देने का हुक्म किया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के बारे में गुजरात सरकार की और वो रेलवे एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट की उनमें कुछ क्षतियां हैं, ऐसा नामदार कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। वे 3 मार्च तक दंगाइयों से छिपे हुए थे, लेकिन उस दिन उन्हें चप्परवाड़ गांव के एक खेत में दंगाइयों की भीड़ ने घेर लिया। आरोपी भी दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा थे। इन आरोपियों के पास तलवार, डंडा आदि हथियार थे। दंगाइयों ने उन दिन गर्भवती विकसित को उसकी मां सहित 5 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। उस खेत में जो क्रूरता की गई उसमें 14 लोगों की जान चली गई। 14 में बिल्किस की 3.5 साल की बेटी सालेहा भी शामिल थी। सोचिए कि इन दंगाइयों ने किस तरह की क्रूरता की होगी। मेरी फैमिली के 8 इंसान को मार दिया गया, काट दिया गया, जलाया गया हमारी आंखों के सामने। हम उनको देख रहे, हमने बोला भी। आज वो बोलते निर्दोष थे। कहाँ से वो निर्दोष थे? सुप्रीम कोर्ट में हमने गवाही दी, कोर्ट में जाके हमने जज के सामने हमने आंखों से देखा, बोला कि ये इंसान था, हमने पहचाने कि ये इंसान था, ये इंसान इस तरह से मारा, काटा, जवान जवान लड़कियों का बलात्कार करा हमारी आंखों के सामने। आज वो बोलते निर्दोष है। आज हमको कोई इंसाफ नहीं मिला सही, जैसा हमको इंसाफ मिलना था वो इंसाफ हमको मिला नहीं। वो बोलते हैं आरोपी नहीं है, तो क्या हम गुनहगार है? जो हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया, हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे, जवान लड़कियों का रेप हुआ है, हमने हमारी आंखों से देखा, तो हम गुनहगार हैं? अगर उनको निर्दोष छोड़ना है तो उनको निर्दोष छोड़ो। जो हमारे साथ जुलूम हुआ तो हमको गिरफ्तार करो, हमको इसकी सजा हमको दो। जब तुम उनको ये सजा नहीं दे सकते तो ये सजा हमको दो। अगर आज हम बोलेंगे नहीं, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो आगे चल के ये और मुसलमानों पे जुल्म होएगा। माया बहन भी गुनहगार है, जितने आरोपी छूटे हैं सब। अभी तो ये हो गया कि माया बहन निर्दोष है, अभी 2 साल बाद जाएगा तो बोले बाबू बजरंगी भी निर्दोष है। सबको उस तरीके से छोड़ दिया जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? कौन सी कोर्ट में हम इंसाफ मांगे? ऐसी कौन सी कोर्ट बनी है कि मुसलमानों को इंसाफ मिले? बिल्किस को जब होश आया तो उसने अपने शरीर को ढकने के लिए एक महिला से कपड़े लिए। भयावह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के बाद भी वह पीड़िता लीमखेड़ा थाने पहुंची तो वहां मौजूद पुलिस कांस्टेबल सोमाभाई गोरी ने अपनी शिकायत भी ठीक से नहीं लिखी थी। मामले की जांच कर रही एजेंसी ने खुद को दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने नोट किया है कि सोमाभाई ने तथ्यों को छिपाया था। घटना का पूरा ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया। बिल्किस जब गोधरा स्थित राहत शिविर पहुंचे तो आखिरकार उनका चिकित्सकीय इलाज किया गया। सीबीआई जांच के मुताबिक मृतक का पोस्टमार्टम भी इस तरह से किया गया कि आरोपी को बचाया जा सके। दंगों में जो कुछ भी होता है वह जघन्य होता है, वही बिल्किस के साथ हुई क्रूरता को भी जघन्य शब्द छोटा कर देता है। इतनी प्रताड़ना के बाद सबूतों के अभाव में पुलिस ने पूरे मामलों का खुलासा कर दिया। उसके बाद इस मामले में हंगामा हुआ तो मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यहां से मामले की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। इसी बीच बिल्किस को धमकियां मिलने लगी। नतीजत
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गुजरात से बाहर महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया। 2015 के जनवरी में मैं गुजरात आई थी क्योंकि मैं एक किताब लिख रही हूँ 2002 के आरोपियों पर। इस दौरान मेरा काफी आना जाना रहा नरोडा पाटिया के छारा नगर में, और वहां पर मुझे मेरी भेंट सुरेश रिचर्ड जिन्होंने 2002 के दौरान काफी मतलब हीनियस क्राइम्स कमिट किए, मतलब उन्होंने औरतों का बलात्कार किया, और उन्होंने ऐसा बयान दिया बाद में कि मैंने औरतों का इस प्रकार बलात्कार किया कि उनका अचार बन गया। उसके बाद उनका अरेस्ट हुआ और वो 31 साल की सजा भुगत रहे हैं एज अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। कल यानी कि 20 जनवरी के 2016 को उनकी बीवी से पता चला, और अब वो उनकी बीवी नहीं है, अलग हो गई और वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हैं। तो उन्होंने मुझे 20 तारीख के दोपहर को बताया कि सुरेश पैरोल पर हैं, और मैंने सोचा कि पिछली बार सुरेश की पैरोल को कोर्ट ने नामंजूर किया, क्योंकि जब वो पैरोल पर आए थे जुलाई में, तब बीवी पर बलात्कार किया, तब इसलिए क्योंकि ये हिंसक आदमी है, ये मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने उनकी अगली पैरोल खारिज कर दी। तो मैंने कहा एक बार तो इसी वजह से पैरोल खारिज कर दी, तो इस बार कैसे कोर्ट ने उनको पैरोल दिया भी है कि नहीं, या ऐसे ही ये अफवाह फैल रहा है, मैं जाकर देखूं। तो मैं कल यानी कि 20 जनवरी 2016 की शाम को 6:15 बजे वहां पहुंची, छारा नगर में कुबेर नगर, जहां पर उनका घर है, जहां पर मेरा पूरे पिछले साल आना जाना रहा है। तो उनका बेटा मिला और मैंने उनसे पूछा कि सुरेश हैं, तो उन्होंने कहा हाँ अभी आते हैं, टॉयलेट में हैं। जब टॉयलेट से निकले तो वो लुंगी में पेश हुए, और मेरे सामने, मतलब मैं अपना परिचय दे ही रही थी कि पूरे पिछले साल मैं आपके परिवार से बात करती रही हूँ, आपसे सिर्फ कोर्ट में मिली हूँ, अभी आपसे भी बात करने की कोशिश करूंगी, अगर आप बात करने को राजी हो, वगैरह वगैरह। इतने में उसने अपनी लुंगी खोल ली और अंडरवेयर में पेश हुए, और फिर वहीं पे अपने पैंट पहनने लगे, जिससे मुझे बहुत घिन आई और मुझे बहुत खराब लगा। तो मैं वहां से निकल के उनके बाहर वाले कमरे में बैठी और मैंने कहा आप तैयार होइए, उसके बाद हम बात करते। तो उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, और फिर हम आंगन में चले गए बाहर। उसने वहां 2 प्लास्टिक की कुर्सियां का इंतजाम किया, कोल्ड ड्रिंक का भी इंतजाम किया, बिठाया और बातें करने लगा। ऐसे मुझे जताया कि वो शायद बात करने को तैयार हो, कम से कम सुनना चाहता है कि मैं क्यों आई हूँ, क्या किताब लिख रही हूँ, वगैरह वगैरह। 5 मिनट बात हुई ही नहीं कि वो अचानक से अपनी सीट में से उठा, मेरी तरफ आया और चंद सेकंड में मुझे मारने लगा। खूब मारा चेहरे पे, बल्कि 7-8 घंटे तक उसका दाग रहा मेरे चेहरे पे, और अब आंख में लगी है, पैर पे भी लगी है और हाथ में चोट लगी है। लेकिन मेरा मेन 2 चीजें आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। एक, ये सवाल जो उठता है कि कोर्ट ने किस तरह इनको पैरोल दिया। दूसरा जो सवाल है वो स्टेट के तरफ है कि स्टेट ऐसे हिंसक आदमियों को पैरोल किस तरह से दे रही है, और अगर दे रही है तो उसमें आजू बाजू के रहने वाले लोगों को और समाज को किस तरह से प्रोटेक्शन एक्सटेंड कर रही है। मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ित बिल्किस ने अदालत के सामने आरोपियों की पहचान की थी। इस मामले में पुलिस कांस्टेबल को 3 साल की सजा सुनाई गई। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सजा को बरकरार रखा। 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 पुलिसकर्मियों और 2 डॉक्टर को इस मामले में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करने के साथ दोषी ठहराया था। इस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी। गुजरात सरकार ने बिल्किस को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए कहा था, लेकिन बिल्किस ने मुआवजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को मुआवजे के रूप में 5 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए देने का आदेश किया। साथ ही घर और नौकरी देने के लिए कहा गया। कोई ऐसा अपराध जिसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी ने की हो, इस प्रकरण में सीबीआई ने की थी, उसमें क्षमादान या रिहाई का निर्णय अकेले राज्य सरकार नहीं ले सकती। सीआरपीसी का 345
सेक्शन 345 ऑफ सीआरपीसी के तहत राज्य सरकार को केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होती है कोई क्षमादान करने के लिए या कोई रिहाई करने के लिए। मैं आपको उदाहरण देता हूं, तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुश्री जयललिता ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हत्यारों को इसी तरह की एक रेमिशन दी थी, क्षमादान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब यह आदेश जारी किया था, आदेश दिया था कि इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस प्रकरण की जांच की थी, अकेले राज्य सरकार माफी नहीं दे सकती, क्षमादान नहीं दे सकती, रिहाई का आदेश नहीं दे सकती। सीआरपीसी सेक्शन 345। हम प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री दोनों से, दोनों गुजरात के हैं, यह जानना चाहते हैं क्या गुजरात की आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आपसे यानी कि प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से अनुमति ली थी इन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को क्षमादान देने के लिए और रिहाई करने के लिए? अगर दी थी तो साझा करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को आपके खोखले शब्दों का अर्थ समझ में आ जाए जो आपने लाल किले की प्राचीर से बोले थे, नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा। और अगर नहीं दी थी तो हम यह जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने के आरोप पर। और एक सवाल हम सबसे है, मीडिया से है, इस समाज से है, हम सब तमाम विपक्षी दलों से है कि जिस निर्भया के प्रकरण में पूरा समाज एक आवाज में मांग कर रहा था कि एक कठोर सजा दी जाए बलात्कारियों को, आज चुप्पी क्यों है? मीडिया में वो चुप्पी क्यों है? बाकी विपक्षी दलों में वो चुप्पी क्यों है? समाज में वो चुप्पी क्यों है? अगर इस सवाल का जवाब हम लोगों ने आज नहीं मांगा एक दूसरे से तो हमारा समाज बहुत तेज गति के साथ सड़ना शुरू कर चुका है और उसकी बदबू पूरे विश्व में फैलेगी। उसको रोकना जरूरी है, इसलिए ये सवाल पूछने जरूरी हैं। मजहब नहीं देखा जाएगा कि किसका बलात्कार हुआ, मजहब नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने बलात्कार किया। बलात्कार हुआ, हत्या हुई, सजा होनी चाहिए, माफी नहीं मिल सकती है क्योंकि गैर कानूनी है। यह महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आज जो भी मजहब देखकर चुप हैं, वो प्रधानमंत्री हो, कोई और विपक्षी दल हो, संविधान पढ़ लीजिए। यह देश संविधान पे चलता है, सरकारें संविधान पे चलती हैं, सरकारें जाति और मजहब देखकर नहीं चलती। All those accused of rape, gang rape and murder and any such heinous crimes are ineligible for remission by any government. We also want to know from all of us, each one of us, from the media, from the society, why is there a stunning, shocking, loud silence when it comes to Bilkis Bano's criminals who raped, defiled, killed children, raped women? They are convicted of rape and murder. Why are we silent as a society? Why are we quiet as media? Because if we don't ask this question to each other now, our society will stink and the entire world will witness this stench. It is high time that we question ourselves, our silence, our selective outrage. We were proud of this country when the country spoke in one voice against the rapists of Nirbhaya and forced the government to bring in tough laws. But we are ashamed of the silence of some section, a large section of the media, a large section of the opposition space also. We owe it to each other. We owe these questions to each other. If we do not ask these questions today, there will be no tomorrow for this country. अब आते हैं साल 2019 में। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में आरोपी राधेश्याम भगवान दास शाह उर्फ लाला वकील की याचिका खारिज कर दी थी। राधेश्याम शाह ने मांग की थी उन्हें अब रिहा किया जाए क्योंकि वह 14 साल की जेल की सजा काट चुके हैं। शाह ने माफी की मांग की थी। इस मांग में सजा का चरित्र नहीं बदला, केवल सजा की अवधि कम की जाती है। जून 2019 में गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि सजा बंबई उच्च न्यायालय ने सुनाई है इसलिए उसका अधिकार क्षेत्र उनका है, यहां अपील करें।
लाला ने वकील इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार सजा की अवधि कम करने पर विचार कर सकती है। उसके बाद पंचमहल जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसने सजा कम करने पर विचार किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी हुई। 14 अगस्त को आरोपियों को रिहा करने का आदेश आया। आरोपियों को छोड़े जाने की बात सामने आने के बाद पीड़ित बिल्किस का परिवार डरा हुआ है। बिल्किस के पति ने मीडिया को बताया है कि हम सार्वजनिक जीवन में छिपकर रहते हैं। उधर कुछ वकीलों का मानना है कि आरोपी सजा की अवधि कम करने की अपील कर सकता है। सजा भी कम की जाती है। हालांकि कानून की भाषा में बिल्किस केस के कम जघन्य अपराध करने वाले कई दोषी अभी भी जेल में हैं और इस मामले में आरोपी बरी हो चुके हैं, जिसे बाकी रेयर कहा जा सकता है। ऐसे ही बात लेके आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक देखते रहिए कमल की खास पेशकश हमारे आसपास समय के आर पार। नमस्कार।